अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। वेलकम टू माय चैनल होम ट्यूटर बाय जुनैरा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बेटा बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का हम लेक्चर ले रहे हैं, थर्ड। टॉपिक इज़ बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड क्या है? इट इज़ जस्ट लाइक अ साइंटिफिक मेथड। आप लोग पढ़ते आते हो मिस फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो में। साइंटिफिक मेथड क्या होता है? ऐसा मेथड होता है जिसके थ्रू हम किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ईदर इट इज़ रेलिवेंट विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म और इट इज़ रेलिवेंट विद द नॉन लिविंग। ठीक है, ये हम डील करते हैं किसमें? साइंटिफिक मेथड में। साइंटिफिक मेथड अब क्यों किया जाता है? क्योंकि साइंस जो है बेटा बेसिकली एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज है। सिस्टमाइज्ड नॉलेज मतलब साइंस जो है किसी भी चीज़ को मानती तब है जब उसके पास एविडेंस आते हैं। तो उस एविडेंस की बेस पे साइंस उस चीज़ को क्लियर कर देती है, प्रूव कर देती है। ठीक है जी। तो हम बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल मेथड की। तो बायोलॉजिकल मेथड में भी सेम साइंटिफिक मेथड वाले ही स्टेप होते हैं। फ़र्क ये होता है, साइंटिफिक मेथड में हम ऐसी प्रॉब्लम लेते हैं जो लिविंग से भी रेलिवेंट हो सकती है, नॉन लिविंग से भी। अगर स्पेसिफिकली हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, उससे डील करते हैं, उसकी प्रॉब्लम से, तो इट डील्स विद द बायोलॉजिकल मेथड। सो वी कैन से दैट बायोलॉजिकल मेथड के लिए we should have a biological problem। ठीक है, कि एक लिविंग बीइंग से रेलिवेंट एक प्रॉब्लम होनी चाहिए जिसको हम डील करेंगे, जिसको हम जो है वो आगे प्रोसेस करेंगे। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो कोविड-19 की, जो बहुत आम और कॉमन जो है चल रही है, आजकल इशू चल रहा है। तो कोविड बेसिकली एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें कौन इन्फेक्ट हो रहा है, कौन इफेक्ट कर रहा है, कौन इफेक्ट हो रहा है, वो है बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इट इज़ अ बेसिकली अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जिस पे अगर हम प्रोसेसिंग करते हैं, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, जिसके बारे में हम कुछ नॉलेज हासिल करना चाह रहे हैं, जिसको हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो उसके थ्रू करेंगे, हम बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो बायोलॉजिकल मेथड के लिए आपके पास सबसे मेन चीज़ होनी चाहिए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जिसमें आप 9th में पढ़ते हो तो उसमें स्टेप्स हैं। जो पहला स्टेप है रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इस सबसे पहले आपके पास ज़हन में आना चाहिए, रिकग्निशन होनी चाहिए। आपके ज़हन में कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी तो जो है वो आप आगे लेके चलोगे, जिस पे आप काम करोगे। ठीक है, उसके लिए ये भी हो सकता है कि वो प्रॉब्लम आपके ज़हन में खुद आए, या कोई आपसे डिस्कस करे, या जो है कहीं आप पढ़ो। ये डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं कि आपको किस तरह बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आपके ज़हन में आती है, या जो कोई आपसे डिस्कस करना चाहता है। ठीक है, सेकेंड चीज़ हमारे पास आ जाएगी सबसे मेन, दैट इज़ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं मुशाहिदा। किसी भी चीज़ के बारे में आप जायज़ा लेते हो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हो। वो इन्फॉर्मेशन आप क्या कर सकते हो? आप नेट के थ्रू ले सकते हो, लोगों से पूछताछ कर सकते हो। वो आप जो है किसी ना किसी वे से जिसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हो, दैट इज़ द ऑब्जर्वेशन। इसके लिए आपके जो है 5 सेंसेस जो अल्लाह ताला ने दिए हुए हैं वो काम करते हैं। सेंस ऑफ हेयरिंग आ जाएगा, सेंस ऑफ स्मेल आ जाएगा, टच आ जाएगा, टेस्ट आ जाएगा। उसके अलावा क्या है, ये साइट आ जाएगा, सेंस ऑफ साइट। तो ये 5 सेंसेस है जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन हासिल करते हो, नॉलेज लेते हो, गेन करते हो, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, ऑब्जर्वेशन जो है वो 2 तरह की होती हैं हमारे पास। एक ऑब्जर्वेशन होती है हमारे पास क्वालिटेटिव, क्वालिटी से निकला है। सेकेंड इज़ क्वांटिटेटिव। ठीक है, अब इसमें फ़र्क क्या होता है? क्वालिटेटिव कहते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, कि कोई भी चीज़ है तो उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी मिकदार क्या है। मतलब ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसमें आप एग्जांपल के तौर पे मैं कहती हूँ वाटर जो है वो ठंडा है। ठीक है, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं ना कि वाटर जो है वो बहुत कम टेम्परेचर पे है। वो आपको नहीं पता कितना टेम्परेचर है या कितना ठंडा है, वो हमें बताएगी उसकी क्वांटिटी। और वो क्वांटिटी किस में डील किया जाएगा? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में। तो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसमें हम डील करते हैं। जो इसमें बेस्ट होती है दैट इज़ क्वांटिटेटिव। क्यों? क्वांटिटेटिव एक एक्यूरेट होती है, ये इन टर्म्स ऑफ नंबर होता है जो कि चेंज नहीं हो सकता। मतलब एक स्पेसिफिक वैल्यू हमारे पास आ जाती है। तो अगर आप 9th में क्वेश्चन पढ़ते थे कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज़ बेटर दैन द क्वालिटेटिव बिकॉज इट इज़ रिकॉर्डेड कंसिडर्ड इन द टर्म्स ऑफ नंबर विच इज़ मोर एक्यूरेट एज कम्पेयर टू क्वालिटेटिव। मतलब अगर मैं कहती हूँ वाटर इज़ कोल्डर
देन एनी अदर थिंग, ठीक है। तो ये मेरे पास है क्वालिटेटिव, पानी ठंडा है बाकियों के निस्बत। लेकिन अगर मैं कह दूँ कि वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज़ हो जाता है, तो ये इसकी एक्यूरेट वैल्यू एज़ कम्पेयर टू दिस, तो वी कैन से दैट क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन बेस्ट होती है एज़ कम्पेयर टू क्वालिटेटिव, ठीक है। अब हम चलते हैं जिस सेकंड स्टेप की तरफ, जो है हमारे पास हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या चीज़ होती है? हाइपोथेसिस बेटा हमारे पास होती है टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है ऑब्जर्वेशन। टेंटेटिव का मतलब होता है गैर हतमी, कि जो अभी फुल एंड फाइनल हमारे पास ऑब्जर्वेशन नहीं है। तो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑब्जर्वेशन की हाइपोथेसिस में हमारे पास जो है वो 2 तरह के हो सकते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग। फ़र्क दोनों में क्या है? डिडक्टिव में बात करेंगे तो इट कम्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, and in terms of inductive reasoning it comes from specific to general। मतलब क्या है? जनरल मतलब आम से ख़ास की तरफ। आम से ख़ास की तरफ एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहती हूँ कि जो परिंदे हैं, तमाम परिंदों के क्या होते हैं? पर होते हैं। ऑल बर्ड्स हैव अ विंग्स, ये आपकी बुक की एग्जाम्पल है, ऑल बर्ड्स हैव अ विंग। तो क्वेश्चन आता है अगर सारे परिंदों के पर हैं तो इसका मतलब है कि जो चिड़िया है, हमें ये पता है चिड़िया जो है स्पैरो इज़ अ बर्ड, इट्स मीन स्पैरो हैव अ विंग। मतलब मैं कहती हूँ कि तमाम परिंदों के पर हैं तो हम कहते हैं स्पैरो भी एक बर्ड है। तो जो बर्ड है उसका मतलब उसके अंदर भी विंग्स होने चाहिए। तो ये मेरे पास आ जाता है जनरल से स्पेसिफिक। मतलब मैं फुल बात ओवरऑल बात कर रही हूँ कि जितने बर्ड्स हैं उनके विंग्स होते हैं, और मुझे ये भी पता है कि स्पैरो जो है वो एक बर्ड है, ठीक है। जब स्पैरो एक बर्ड है इट्स मीन कि स्पैरो के भी विंग होने चाहिए। तो ये मैं जनरल से स्पेसिफिक की तरफ, मतलब कंसाइज होकर ख़ास बात की तरफ जा रही हूँ, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली अ डिडक्टिव। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है? इंडक्टिव रीजनिंग में हम अगर बात करते हैं कि बर्ड्स हैव अ विंग, ठीक है, स्पैरो हैव अ विंग। अगर स्पैरो में विंग्स हैं और हमें ये पता है स्पैरो एक बर्ड है, ठीक है, स्पैरो इज़ बर्ड, इट्स मीन ऑल बर्ड्स हैव अ विंग। मतलब इसमें ईगल आ जाता है, हॉक आ जाते हैं, जो चील कबे वगैरह जो होते हैं, इन सब के क्या होते हैं? विंग्स होते हैं। और ये सारे बर्ड्स हैं, तो इसका मतलब है जितने बर्ड्स हैं उनके क्या हो? विंग्स होने चाहिए। तो ये मैं स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जा रही हूँ, ख़ास से आम की तरफ जा रही हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली 2 टाइप्स थी हाइपोथेसिस की। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हाइपोथेसिस बनाने के लिए कुछ आपके ज़हन में स्टेप्स आते हैं, वो क्या होते हैं? तो वो हम बात कर लेते हैं कि हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करने के कितने तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं वे ऑफ फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस, सबसे पहले आती है इंट्यूशन और इमेजिनेशन। कि आपके ज़हन में वो चीज़ इमेजिनेट होती है, आपके ज़हन में वो चीज़ उससे रेलिवेंट आ जाती है। इंट्यूशन का भी मतलब यही होता है कि आप क्या करो कि आपके ज़हन में वो चीज़ इनडायरेक्टली इंटेलेक्चुअली आ जाती है। ये हमारे पास आ जाती है हाइपोथेसिस में, पहली वाली बात। सेकंड है जी एस्थेटिक प्रेफरेंसेस। एस्थेटिक प्रेफरेंसेस का मतलब है, एस्थेटिक कहते हैं रिलेट करना, रिलेटिव। तो एक एग्जाम्पल से, एक ऑब्जर्वेशन से आप दूसरी ऑब्जर्वेशन बना रहे हो, एक चीज़ से दूसरी स्टेटमेंट बनाना चाह रहे हो, तो रिलेट करके अगर बना रहे हो तो डैट डील विद एस्थेटिक प्रेफरेंसेस। ये भी एक तरीका है जिससे आप हाइपोथेसिस बना सकते हो। थर्ड हो सकता है रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडिया, कि मतलब ऐसा आइडिया जो आपके ज़हन में आपके कोई मजहबी आइडिया हो सकता है या कोई फ़िलासफ़ी से रेलेवेंट हो सकता है, वो भी आप हाइपोथेसिस में बनाने में यूज़ कर सकते हो। आप एनालॉगी करो या कंपैरिजन करो विद अदर, ठीक है। तो ये भी मेरे पास तरीका है हाइपोथेसिस, मतलब एनालॉगी और कंपैरिजन। आप कंपैरिजन से जो है एक हाइपोथेसिस एक्स कर सकते हो। और लास्ट वन जो है कि आप एक चीज़ फॉर्मुलेट करना चाह रहे हो, उसके नतीजे में दूसरी चीज़ आपको पता चल जाएगी। मतलब एक चीज़ से आपको 2 चीज़ें पता चल जाती हैं। तो मतलब वन वे में अगर आप एक चीज़ मालूम कर रहे हो, किसी चीज़ को मालूम करना चाह रहे हो, उसके नतीजे में कुछ और चीज़ भी बन जाती है,
तो उससे भी हाइपोथेसिस बन सकते हैं। मतलब एक ऑब्जर्वेशन से आप हाइपोथेसिस बना रहे हो, उसके नतीजे में और ऑब्जर्वेशन आ जाए तो वो हमारे पास किस में चली जाती हैं जी, हाइपोथेसिस बनाने के तरीक़ों में चली जाती हैं। तो ये हमारे पास था सेकंड स्टेप, दैट इज़ हाइपोथेसिस, जो कि टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन हो सकती है, जो गैर ख़त्मी होती है। ये कोई स्पेसिफिक नहीं होती कि भाई ये हाइपोथेसिस आ गया तो इट्स मीन कि ये ट्रू हो गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है वो आता है जी हमारे पास थ्योरी। और थ्योरी कब आता है कि जब हम हाइपोथेसिस को बार बार जो है वो लेके चल रहे होते हैं, बार बार उस पर काम कर रहे होते हैं और वो फॉल्स नहीं आता, मतलब एक ही जैसे रिजल्ट आ रहे होते हैं, सेम रिजल्ट्स दे रही होती है एक ही हाइपोथेसिस, इट्स मीन कि हमारे पास जो अब नई स्टेटमेंट आ रही है वो इररिफ्यूटेबल है, मतलब उसको हम रिजेक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि रिजल्ट्स आपके सेम आ रहे हैं। इट्स मीन हमारे पास अब जो हाइपोथेसिस होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थ्योरी में। अगर हमारे पास हाइपोथेसिस में सेम बार बार जो है वो रिजल्ट्स आते हैं तो वी कैन से दैट इट इज़ अ इररिफ्यूटेबल हाइपोथेसिस, या ऐसा हाइपोथेसिस जिसको हम फॉल्सिफाइड नहीं कर सकते, गलत साबित नहीं कर सकते, दैट इज़ अ थ्योरी। नेक्स्ट तो लास्ट स्टेज आ जाती है जी अच्छा थ्योरी से पहले हमारे पास बात आती है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट होता है तजर्बा करना, मतलब हाइपोथेसिस को हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं, उसको हम उस पर काम कर रहे हैं, उस पर तजर्बा कर रहे हैं, तो हमारे पास बार बार सेम रिजल्ट आ रहे हैं तो इट विल बिकम अ थ्योरी। मतलब एक्सपेरिमेंट के बाद थ्योरी आती है। एक्सपेरिमेंट जब तक होंगे नहीं, रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो थ्योरी नहीं बनेगी। तो एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास होते हैं, देन थ्योरी की बारी आती है, लास्ट में हमारे पास आता है साइंटिफिक लॉ। या लॉ ये कब होता है, जब हमारे पास थ्योरी आ जाती है जिसको रिजेक्ट नहीं कर सकता कोई, हम कहते हैं इररिफ्यूटेबल थ्योरी। जो रिजेक्ट नहीं हो पा रही, जिसको कोई भी साइंटिस्ट रिजेक्ट नहीं कर पा रहे, वो हमारे पास बन जाता है लॉ। जैसे हमारे पास बन जाता है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपने पढ़ा है, या आप कह लो आपने जो है मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा है, ठीक है। इसमें हार्डी-वेइनबर्ग लॉ आ जाएगा, ये इंशाल्लाह आप पढ़ोगे सेकेंड ईयर में। तो ये है हमारे पास दो लॉज की एग्जांपल। तो लॉ हमारे पास ऐसा कानून होता है जिसको हम बदल नहीं सकते। सिंपल सा मेथड है जिसमें हमने 5 स्टेप्स पढ़े। सबसे पहले हमने ऑब्जर्वेशन पढ़ लिया। सबसे पहले हमने पढ़ी ऑब्जर्वेशन 2 तरह के पढ़े हमने कि भाई क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव होता है। दैन हाइपोथेसिस पढ़ा, हाइपोथेसिस के बाद 2 पढ़े कि इंडक्टिव और डिडक्टिव होता है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की बारी आई, और एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे पास थ्योरी एंड देन लॉ। तो एक सिंपल सा हमारे पास साइंटिफिक बायोलॉजिकल मेथड है जिसके थ्रू अगर हम सॉर्ट आउट करते हैं तो हमारे पास जो है वो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर मैं कोविड की बात करूँ तो कोविड में ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या होगी, बिलफर्स मैं जो है मैं चाइना में जाती हूँ जहाँ से ये उठी है बीमारी, वहाँ जाके मैं लोगों से पूछताछ करती हूँ, मैं नेट पर सर्च करती हूँ, मतलब लोगों को कैसे इफेक्ट हो रहे हैं या उसे क्या हो रहा है, वो ऑब्जर्वेशन सारी कलेक्ट करती हूँ। फिर मेरे पास हाइपोथेसिस मैं ऐसे दूँगी एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर जो है वो एक पेशेंट के ब्लड के अंदर जो है वायरस देखा गया, इट्स मीन जितने भी पेशेंट्स होंगे उनके ब्लड के अंदर वायरस पाया जाना चाहिए। ये मेरे पास हाइपोथेसिस था जिसमें मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, इफ़ या देन की स्टेटमेंट यूज़ करती हूँ, मतलब अगर या फिर, ठीक है, इस तरह करके। और जिससे मैं कहती हूँ कि अगर एक पेशेंट के ब्लड में वायरस नज़र आया तो देन इट्स मीन तमाम पेशेंट के ब्लड के अंदर वायरस मौजूद होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट में करूँगी, मतलब लोगों पे मैं वो अप्लाई करना शुरू कर दूँगी। दैन क्या होगा, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर दिया या सॉरी जो है मैं उसका थोड़ा सा कुछ ना कुछ उसे कंटामिनेट करूँगी, उस वायरस को इंजेक्ट करने की कोशिश करूँगी दूसरों के अंदर। अगर उससे जो है मेरे पास आ जाता है कोरोना, उस पेशेंट के अंदर, उस बंदे के अंदर हो जाता है, विक्टिम के अंदर, तो दैन वो थ्योरी बन जाएगी कि वाकई में ये बात सही है, वही वायरस रिस्पॉन्सिबल है कोरोना कॉज करने की। और लॉ ये हो जाएगा कि एग्जैक्टली वही जो वायरस है, कोरोना जो है बेसिकली वायरस, वो रिस्पॉन्सिबल है कोरोना वायरस के लिए, कोविड-19 के लिए। तो ये मेरा पूरा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है बायोलॉजिकल मेथड के अंदर। तो इसमें कोई बात पूछनी तो पूछिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।